गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखा कि सर, जैसे आपने C1 C2 के क्वेश्चंस को क्लास में एक्सप्लेन कराया है, वैसे R1 R2 की प्रॉब्लम को भी करा दें तो हमारे लिए काफी सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि R1 R2 का टॉपिक है भी बड़ा इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो क्यों ना इन चीजों के एक वीडियो को अलग से बना करके भी एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। जिन बच्चों का ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है वो भी इसको रिवाइज करें, अगर किसी का नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें और आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक वीडियो इसके पहले बेटा पढ़ा हुआ है, यूट्यूब में आपने देखा भी होगा। युक्तियुक्त रिवीजन में हमने पूरा बनाया था। वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और प्रतिरोध के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा आप उसको वहां से पढ़ लें तो आप रेजिस्टेंस के बारे में और भी अच्छी चीजें जान जाएंगे और आगे की चर्चा अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ये जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इनको दो प्रकार के अरेंजमेंट में रखा जाता है, एक को सीरीज और एक को पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के दो अलग अलग पैटर्न हैं, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग बोलते हो श्रेणी संयोजन, और दूसरे को बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हो समांतर संयोजन। तो कितने प्रकार के अरेंजमेंट हो गए? दो प्रकार के। एक को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को पैरेलल। तो कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं, सर्किट्स, जहां पर R1 R2 को यानी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाता है, और कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहां पर R1 R2 को सीरीज की बजाय पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन या श्रेणी समायोजन। क्या पहचान होती है सीरीज की? जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3। ये तीन रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास में है, R1 R2 और R3, और इनको हम लोगों ने एक बैटरी या सेल से जोड़ा जिसका EMF यानी विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। इसमें हर रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे, हर रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड के साथ कनेक्ट है। बस यही पहचान होती है सीरीज की। सीरीज में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सारे प्रतिरोधों में बहने वाली विद्युत धाराएं समान होती हैं। जो करंट R1 में वही R2 में वही R3 में, और जो कि ये करंट आ रहा है सेल या बैटरी से जो कि I है, तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होगा बेटा वो I एम्पियर का ही फ्लो होगा। तो एक बात तो याद करने वाली है, श्रेणी संयोजन में सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको विभवांतर कहते हो, ये सब में अलग अलग होता है, V1 V2 और V3। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज पहली पहचान क्या हो गई, I इज इक्वल टू सेम, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस मींस वैद्युत विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, will be different। ठीक,
तो एक बात हमारे लर्न करने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो चाहे हम जितने भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ें, सब में बहने वाली वैद्युत धारा एक समान, लेकिन सबके सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर V1, V2 और V3 अर्थात अलग अलग होगा। इस बात को आप अच्छी तरह लर्न कर लें। कोई ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में बनता है इसके कैरेक्टरिस्टिक का, तो आप इस बात को पहचानें। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें, R1 के सिरों का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V1 इज इक्वल टू IR1। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो V2 इज इक्वल टू IR2। और अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, देन V3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, IR3। अब अगर हम लोग परिणामी विभवांतर की बात करें, जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप करोगे तो V की जगह IR, सबसे I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया सीरीज में, वो क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि सभी प्रतिरोधों के योग यानी सम के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कई सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इस पूरे टॉपिक में आपकी क्या क्या मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लर्न करने वाले हैं। सीरीज की पहचान क्या है, सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होती है। दूसरी पहचान क्या है, सभी रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और क्या पहचान है, परिणामी प्रतिरोध रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जिसे बोला जाता है परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो परिणामी प्रतिरोध हमेशा सीरीज में क्या होता है, ज्यादा। तो ये पूरा टॉपिक है सीरीज का, इसको अच्छी तरह भी आप लोग लर्न करें। अब इसके बेहतरीन से बेहतरीन आपको एप्लीकेशन हम अभी क्लास में सिखाएंगे। अभी ये बेसिक है तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, ठीक है। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, जहां पर प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो पहचान है वो क्या होती है बेटा, कि करंट क्या होती है सेम, लेकिन विभवांतर मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग मींस डिफरेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट बेटा, पैरेलल अरेंजमेंट यानी समांतर संयोजन। जो चीजें आया करें आपको लगे कि ये टॉपिक हमारा रिवाइज है, उनमें थोड़ा तेजी से बढ़ जाया करो, ये पढ़ने का तरीका होता है। और जिन टॉपिक्स में ये हमको लगे कि ये अभी हमको अच्छी तरह रिवाइज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा रुक रुक करके आसानी से जितना हो सके कंफर्टेबल होकर के आप समझा करें। अब ऐसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको बेटा हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ा। R1, R2 और R3, और एक सेल या बैटरी लगा दी जिसका विद्युत वाहक बल मींस EMF है कैपिटल E। ये टर्मिनल है कैपिटल A, ये टर्मिनल B। टर्मिनल माने सिरा, बैटरी से आने वाला मेन करंट है I। पहले रेजिस्टेंस में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। यहां पर भी I1, I2 और I3, और तीनों ने यहां पर मिल करके एक नेट करंट बना दी है। अब आप कहोगे सर ये हम कैसे पहचानेंगे, ये सब कैसे हो गया? तो बड़ा आसान है बेटा, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ा जाए कि सारे प्रतिरोधों यानी सारे रेजिस्टेंसेस के पहले सिरे किसी एक कॉमन पॉइंट से जोड़े जाएं और सारे रेजिस्टेंसेस के दूसरे सिरे किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़े जाएं, तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है पैरेलल अरेंजमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन में हर प्रतिरोध में धारा अलग अलग होती है। इन पैरेलल अरेंजमेंट करंट फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो सब में करंट क्या है इस बार अलग अलग, लेकिन चूंकि सारे रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल पॉइंट से जुड़े हैं, इसलिए इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या याद रखना है कि समांतर संयोजन में विद्युत जो धाराएं हैं, करंट्स मींस I1 does not equal to I2 does not equal to I3
अर्थात वैद्युत धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं, करंट्स आर डिफरेंट, धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं, करंट्स आर डिफरेंट, विद्युत धाराएं सब में क्या होंगी, अलग अलग होंगी, मींस इलेक्ट्रिक करंट्स आर डिफरेंट। लेकिन वैद्युत विभवांतर क्या होता है, सेम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू सेम, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर एक समान होता है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स अपने अपने टॉपिक को ध्यान से समझा करें, मतलब अपनी लैंग्वेज को ध्यान दिया करें। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, चलो हिंदी में लिखते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है। ठीक, तो यही दोनों में अंतर आ गया। सीरीज में ये अलग था, पैरेलल में केस अलग हो गया। पैरेलल में धाराएं अलग अलग, वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग। अब अगर हम लोग बात करें R1 में धारा, करंट इन R1, तो R1 में अगर आप करंट की बात करोगे तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। अगर आप बात करोगे R2 में धारा, करंट इन R2, तो I2 इज इक्वल टू V बाई R2। और अगर आप बात करोगे करंट इन R3, देन I3 इज इक्वल टू V बाई R3। तो तीनों में करंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। अब बेटा हमको क्या करना है, अगर हम लोग बात करें सर्किट में नेट करंट, परिणामी धारा, नेट करंट, तो नेट करंट का कॉन्सेप्ट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इज इक्वल टू, I की जगह क्या होता है, V बाई R, यहां से V कॉमन, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल, तो इक्विवेलेंट फार्मूला क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको बोलते हो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो क्या हमको तैयार करना है कि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, जो नेट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, वो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल होता है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम, कभी ना भूलना। और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम। R1 R2 R3 में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, रिजल्टेंट जो R होगा वो उससे भी छोटा होगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। आई थिंक सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि सीरीज पैरेलल की क्या क्या पहचान है। ठीक है, जहां पर आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें। तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज में यानी श्रेणी संयोजन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जिसको कुल प्रतिरोध कहते हो, टोटल रेजिस्टेंस वो RS होगा। और अगर हम लोग बात करें पैरेलल की, इन पैरेलल जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको RP कहते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि RS हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम, बट RP हमेशा बेटा क्या होता है, मिनिमम। अगर आप यही प्रॉब्लम पढ़ रहे होते कैपेसिटर की, संधारित्र की, तो वहां पर केस अलग अलग होते। वहां पर जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो फार्मूला होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जो कि मिनिमम वैल्यू देता है। और अगर आप संधारित्रों को यानी कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते तो फार्मूला बनता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ध्यान रखिएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संधारित्रों को जोड़ा जाए सीरीज और पैरेलल में तो फार्मूलेज रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक उल्टा होता है। वहां पर सीरीज में कैपेसिटी होती है मिनिमम और पैरेलल में कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। और यहां पर सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम, और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह आप पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे टॉपिक को, जल्दबाजी उन चीजों में नहीं करी जाती, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, जहां रफ्तार बनानी होती है वहां आप जानते हो कि हम स्वयं बहुत तेजी से पढ़ा देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उनमें थोड़ा सा टाइम देकर के, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम देकर के हमको चलना है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये मान लें कि हमारे पास किसी भी अरेंजमेंट में स्मॉल n प्रतिरोध है और उनको हमने सीरीज में जोड़ा, इन सीरीज, ठीक है,
प्रत्येक प्रतिरोध है कैपिटल आर, लेकिन ये n रेजिस्टेंस है और इनको हमने किसमें जोड़ा बेटा, सीरीज में। तो जानते हो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है n इंटू आर, RS इज इक्वल टू NR। याद कर लेना, कई न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RS बराबर NR। लेकिन अगर हम यहीं पर संधारित्रों को समांतर में जोड़ें, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ें और कितने रेजिस्टेंस हो बेटा हमारे पास, n रेजिस्टेंस हो और हम लोग इनको पैरेलल में जोड़ दें R, लेकिन हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस, तो आंसर है n रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल समांतर समायोजन में। तो बड़ा आसान है हमारे लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आरपी होता है वो सबसे कम आता है। कितने रेजिस्टेंसेस को हम लोगों ने जोड़ा, बोलिए, समांतर में कितने रेजिस्टेंसेस को जोड़ा, n को जोड़ा। तो आरपी इज इक्वल टू फार्मूला यहां से क्या बनेगा, R बाई N। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, RS इज इक्वल टू NR, बट पैरेलल में क्या होता है, RP इज इक्वल टू R बाई N। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें और दोनों में रिलेशन को निकालें, रिलेशन बिटवीन RS एंड RP, और हम दोनों फार्मूलेस को डिवाइड कर दें, तो RS कितना है NR और RP कितना है R बाई N। R से R कैंसिल, देयरफॉर RS अपॉन RP इज इक्वल टू N स्क्वायर, या इसी फार्मूले को लिख दो बेटा, RS इज इक्वल टू N स्क्वायर RP। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आएगा RS वो N स्क्वायर गुना होगा किसके, RP के। तो यही प्रॉब्लम किसकी होगी, कैपेसिटर की। तो रिलेशन क्या आता था, Cp इज इक्वल टू N स्क्वायर CS, बट ये प्रॉब्लम रेजिस्टेंस की है, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारे सामने, RS इज इक्वल टू N स्क्वायर RP। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल के टोटल रेजिस्टेंस का कितने गुना होता है, तो आंसर है सर ये N स्क्वायर गुना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, RS इज इक्वल टू N स्क्वायर RP। नोट कर लें इसको सब लोग फटाफट, जहां पर आपको लगे नोट करने में प्रॉब्लम है वहां पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, अन्यथा आप आगे की ओर बढ़ें। तो अभी हम लोग को बेटा ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ें और फिर उनको पैरेलल में जोड़ें तो कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है, अभी आप लोगों ने सीख लिया कि जो RS की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम, और जो RP की वैल्यू होती है बेटा वो कैसी होती है, मिनिमम। अब जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे फॉर द एग्जांपल एक नेटवर्क हमारे सामने बना हो, नेटवर्क माने बोलो सर्किट का अरेंजमेंट। ठीक, ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये पॉइंट X और ये Y, और आपको इसका निकालना है नेट रेजिस्टेंस। तो बड़ा आसान है, कैसे हम पहचानेंगे बताइए, सीरीज और पैरेलल को सभी लोग बताएं। अगर ये फिगर हमारे सामने बना है और हमसे कहा जाए आप नेट रेजिस्टेंस को पहचाने, टोटल रेजिस्टेंस को निकालें, तो आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले जिन बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को ज्ञात करना हो, जिनको नहीं आता वो लोग ध्यान दें, जिन बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को ज्ञात करना हो, हमको X और Y के बीच ज्ञात करना है, उनमें से किसी एक बिंदु से मेन करंट को भेजा करो। समझ में आई बात, क्या बताया सर ने, जिन बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को ज्ञात करना हो उनमें से किसी एक बिंदु से, एक टर्मिनल से, एक पॉइंट से मेन करंट को भेजा करो। तो हम लोगों ने X से मेन करंट I को भेजा। अब I के आगे कितने वायर हैं, 1 2 3, ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंसंट्रेट, 1 2 3। तो एक करंट यहां पर हो गई I1, एक करंट बीच में I2 और एक करंट यहां पर I3। बोलो I करंट डिवाइड हुई कि नहीं डिवाइड हुई, तो सर डिवाइड हुई। हमको दिख रहा है कि I धारा 3 भागों में बढ़ गई, और हमने आपको क्या बताया था, जहां पर करंट डिवाइड हो वहां पर होता है पैरेलल अरेंजमेंट। कौन सा, समानांतर। तो ये जो धारा I1 है ये यहां से होती हुई इसमें जाएगी, तो
ये I1, ये जो करंट I2 है वो यहां से होती हुई इसमें जाएगी, सो दिस इज I2, और ये जो करंट I3 है वो यहां पर आएगी, सो दिस इज I3, और यहां पर जो आउटपुट करंट है वो फिर से क्या बना देगी, तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, मिडिल वाले दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, और इन दोनों का फाइनल आंसर लास्ट वाले के साथ कैसा, बोलो, पैरेलल में। इनका आंसर आपस में कैसा, पैरेलल। तो सबसे पहले R और R सीरीज श्रेणी क्रम में, इन दोनों की बात की है मैंने, R और R, तो R1 इज इक्वल टू R प्लस R मीन्स 2R। चलिए भाई, R और R ये वाले भी सीरीज में, तो R2 इज इक्वल टू भी R प्लस R मीन्स 2R। चलिए भाई, और लास्ट वाला क्या है, R, तो R3 तो R ही है, कोई उसमें आगे कुछ जुड़ा नहीं है, सिंगल रेजिस्टेंस है। अब ये तीनों आपस में कैसे, पैरेलल, तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, और पैरेलल का फार्मूला 1/Rp, 1/R1, 1/R2, 1/R3 मींस 1/2R, 1/2R, 1/R। आगे का काम बड़ा आसान कर लोगे सभी लोग। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलो, Rp की। तो एलसीएम क्या आएगा, करके दिखा दें क्या। चलिए भाई, तो पूरे का एलसीएम कितना आया, 2R, 2R, R, तो कितना आया 2R, ऊपर 1 + 1 + 2 कितना हुआ, 2 + 1 3, और 3 + 1 4, 4/2R कैंसिल, कितना आया, बोलो, 1/Rp इज इक्वल टू 2/R, therefore Rp is equal to R/2। this is the final answer of given circuit problem। तो इस क्वेश्चन में जो नेट रेजिस्टेंस है Rp तो किसके बराबर होगा बेटा, R/2 के बराबर होगा। नोट कर ले फटाक से, नोट कर लिया सभी लोगों ने, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब बेटा जैसे अगली प्रॉब्लम हम लोग लेके चले, कभी भी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, सीधा बना, एक वर्ग स्क्वायर, ये रेजिस्टेंसेस हैं R, और ये पॉइंट है X और Y, और आपको निकालना है नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस, बड़ा आसान है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कुछ भी दिया कर लोगे ना। क्या नियम मैंने बताया था कि जिन पॉइंट्स के बीच आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उनमें से किसी एक पॉइंट से करंट को भेजो और दूसरे से करंट को निकालो। तो हमने X से करंट को भेजा और Y से निकाला, ये इन करंट, ये आउट करंट। हमने कहा यहां पर आई करंट है, ये जैसे ही यहां पर आई तो कितने रास्ते हैं, 2, 1 2, तो यहां पर करंट कौन सी, I1, और यहां पर I2। अब ये जो करंट I1 R में गई वो यहां से होती इसमें आई, यहां भी I1, यहां भी I1, और ये जो करंट I2 वो ऐसे आई। तो ये तीनों किसमें, सेम करंट में, और ये अलग करंट में। तो ऊपर वाले तीनों कैसे, सीरीज, और नीचे वाला कैसा, बोलो, ऊपर वाले के साथ पैरेलल। तो सबसे पहले R, R, ये तीनों कैसे हैं बेटा, सीरीज में, तीनों सीरीज में। तो R1 की बात करो तो R प्लस R दैट इज इक्वल टू 3R, और नीचे देखो ये सिंगल रेजिस्टेंस है, इसको मैंने R2 बोल दिया, तो R2 इज इक्वल टू R। नाउ R1 पैरेलल विद R2 समानांतर है, इसलिए अगेन 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मींस 1/3R, 1/R। एलसीएम कितना आया, 3R, ऊपर कितना आया, 1 + 3, टोटल कितना, 4/3R। अगर हम Rp की बात करें तो Rp इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बोलो, 3R/4। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, Rp इज इक्वल टू 3R/4। नोट कर लें, पूरे क्वेश्चन को सही से उतारें कॉपी में। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम दोबारा इस चीज को आपको क्लियर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और उनको बताएं कि अगर उनका ये टॉपिक रिवाइज नहीं है तो वो इसको रिवाइज कर सकते हैं।
तो बच्चों अब देखो, जैसे हम लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऐसा बना दिया जाए जिसमें विकर्ण या डायगोनल के अलोंग हमसे रेजिस्टेंस को पूछा जाए। जैसे यहां पर ये लिख दिया जाए 1 ओम, यहां पर ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम और बीच में भी 2 ओम, ए बी सी और डी। और हम लोगों से कहा गया कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करो, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में ये जरूर हमको पता होना चाहिए कि किसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस को निकालना है। जिसके अक्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस को काउंट करना होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे। अगर हमको ए और बी के सिरों पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, वी वांट टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, तो वही तरीका जो हमने आपको ये बताया था, टोटल रेजिस्टेंस across points A and B। तो हमने आपसे कल क्या बताया था कि जिन बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को ज्ञात करना हो उसमें से एक पॉइंट से करंट को इन करो और दूसरे से करंट को आउट करो। तो अगर हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक करंट को इन करें तो यहां पर आकर के करंट के 3 पार्ट हो गए। जो करंट 2 ओम में जाएगी वही 1 ओम में जाएगी, और उसके बाद ये करंट यहां पर आकर के जंक्शन सी पर आएगी। सपोज दैट I1, ये I1 थी 2 ओम में, तो ये I1 यहां तक आ गई, और ये वाली I2 2 ओम में, तो ये I2 यहां तक आ गई, और I1 I2 मिलकर के किसमें गई, CB में, I1 प्लस I2, और ये एक नई करंट है, ये है I3। तो ए पर करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट में, I1 I2 और I3। तो इस पूरे में I1, इसमें कौन सी I2, और ये I1 प्लस I2 और ये I3, और B से हमको करंट को आउट करना है, तो ये I3, ये I1 प्लस I2, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात समझ में आ गई क्या, कैसे करंट को हम लोगों ने लिया, यहां से करंट को भेजा, 3 पार्ट कर दिए, और उसके बाद में हमको ए और बी में ए से करंट को भेजना है, बी पर करंट को वापस लाना है। तो बी पर करंट को लाना है तो ये I1 करंट इसमें जाएगी, I2 करंट इसमें जाएगी, और यहां पर I1 प्लस I2 दोनों टोटल हो जाएंगी, ये I1 प्लस I2 और ये I3। तो बी पर टोटल करंट क्या हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे कोई दूसरे अगर पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर लें तो सेम आंसर हम लोग उसका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब बड़ा आसान है, 2 और 1 किसमें हो गए, सीरीज में, तो 2 ओम, 1 ओम आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में तो R1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। फिर ये वाला 2 ओम जो है इसमें करंट कौन सी, I2, और उसके बाद जरा गौर करो ये इसके साथ पैरेलल, तो 3 ओम पैरेलल विद 2 ओम, और जब पैरेलल तो 1/R2 बराबर 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम हो गया 6, 2 प्लस 3 मींस 5/6, तो R2 इज इक्वल टू 6/5 ओम। अब R2 इज इक्वल टू 6/5, और यहां पर ये I1 प्लस I2, तो 6/5 के साथ 1 सीरीज में, तो 6/5 ओम, 1 ओम आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब ये हमारे पास आया R3 इज इक्वल टू 6/5 प्लस 1, तो 6 प्लस 5 अपॉन 5 मींस 11/5, और यहां पर क्या है ओम। R3 इज इक्वल टू 11/5 ओम, और 11/5 यहां तक का आंसर आया वो, और 3 ओम फिर किसमें, पैरेलल में, तो 11/5 ओम, 3 ओम बोथ आर इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल तो फिर क्या करोगे, 1/R इज इक्वल टू 5/11 प्लस का 1/3, तो यहां पर एलसीएम कितना आया 33, यहां पर कितना आया 15 प्लस, और यहां पर इसको डिवाइड कर दिया तो 11, तो ये आया 26/33। और अगर इसको लोग एक साथ लिखें तो R इज इक्वल टू
33/26 और यूनिट क्या आ गई, दिस इज द फाइनल डिस्टेंस ऑफ गिवन नेटवर्क अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। सबको तरीका समझ में आ गया। परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच हमको टोटल निकालना हो, उनमें से एक से करंट को इन करते हैं और दूसरे से करंट को आउट करते हैं। और अगर आप ऐसे जनरली सामान्यतया समझना चाहो, वैसे तरीका तो यही है कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो I1 I2 और I3, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे नॉर्मली इसको प्रिपेयर करना है तो एक मेथड है, जिन बिंदुओं के बीच टोटल डिस्टेंस को काउंट करना हो, दोज पॉइंट्स अक्रॉस विच वी वांट्स टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे हमको AB के क्रॉस टोटल डिस्टेंस को निकालना है, तो उसको लास्ट में पैरेलल यानी समानांतर लिया जाता है और उसके साथ में लगे हुए रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया जाता है। ये हमेशा याद रखा करो। जैसे हमको AB के सिरों का टोटल निकालना है तो AB को लोगे समांतर क्रम में और बगल में क्या लगा है BC, इसको किसमें लोगे, सीरीज में, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कहां से निकालोगे, अपोजिट एंड से। तो 2 और 1 सीरीज में, इनका टोटल 2 के साथ पैरेलल में, तीनों का टोटल 1 के साथ सीरीज में और चारों का टोटल 3 के साथ पैरेलल में। ऐसे जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है तो हम डायरेक्ट विदाउट I1 I2 I3 को डिवाइड करे हुए हम सीधे भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। निकाल लोगे ना। जैसे फॉर द एग्जांपल हम आपसे कहते हैं कि आप BC के क्रॉस टोटल डिस्टेंस को निकालो, BC के अवधिश कुल प्रतिरोध की गणना करिए। तो भी हमने आपको क्या बताया, BC को कैसे ले लोगे, पैरेलल समानांतर, और जो AB लगा हुआ है वो किसमें, सीरीज में ले लेंगे। तो ये दोनों किसमें, सीरीज में, 1 और 2 किसमें, सीरीज में, इनका टोटल 2 के साथ कैसा, पैरेलल में, तीनों का टोटल 3 के साथ कैसा, सीरीज में, और चारों का टोटल BC के साथ कैसा, पैरेलल में। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, बिंदुओं B और C के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स B एंड C। तो हमने 2 भुजाओं के सिरों पर आपको टोटल निकालना बताया, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हो CD के सिरों पर कुल प्रतिरोध, AD के सिरों पे कुल प्रतिरोध। अब फॉर द एग्जांपल हमको निकालना है विकर्ण AC के सिरों का कुल प्रतिरोध, टोटल डिस्टेंस अक्रॉस AC। तब तो बड़ा आसान है। अगर AC के सिरों पे हमको कुल प्रतिरोध को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 1 सीरीज में, 3 और 1 सीरीज में, ये आंसर और 2 इसमें पैरेलल में। इस प्रकार हम लोग A और C के सिरों पर कुल प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। जिसको ना आया हो फिर से इसको रिवाइज करो, अच्छी तरह आपको आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम दोबारा आपको उसको फिर से डिक्लेयर कर सकें। तो बच्चों ये हम लोगों ने निकाल लिया टोटल डिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ऐसे ही आप दूसरा आंसर अपने आप निकाल के हमको बताओगे B और C पर टोटल डिस्टेंस कितना है। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को करिएगा, जल्दबाजी नहीं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब ऐसे अगर आपसे ये कुछ ना बोले कि इनके बिंदुओं पर टोटल डिस्टेंस निकालो, सीधे हम आपसे कहते हैं द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो बड़ा आसान है। अगर हमको टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना हो तो AD और DC सीरीज में, तो 2, 1 दोनों श्रेणी क्रम में हैं, बोथ आर इन सीरीज। तो R1 इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3 ओम। 3 और 1 ये भी श्रेणी क्रम में, आल्सो आर इन सीरीज। तो R2 बराबर 3 + 1 मींस 4 ओम। ये 3 ओम, ये 4 ओम, 3, 4 और 2 तीनों पैरेलल में। तो 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम ये सभी समांतर संयोजन में हैं। सो 1/R' इज इक्वल टू 1/3, 1/4, 1/2, 4, 3, 2 का एलसीएम लेकर के आगे की कैलकुलेशन को आप आसानी से कर लेना। और कमेंट सेक्शन में इसका टोटल आंसर आप जरूर लिखें कि सर इस क्वेश्चन का नेट आंसर क्या आएगा। इसको हम नंबरिंग करते हैं ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे। इसको हमने कोई भी क्वेश्चन नंबर कह दिया, सपोज दैट 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चन नंबर हमने कह दिया 4, ठीक है। इसका आंसर आप यहां पर लिखें कि BC के क्रॉस कितना था और टोटल डिस्टेंस का कितना था। कर ले जाओगे ना सभी लोग। एलसीएम लेना तो बड़ा आसान है, आगे काम आप कर सकते हैं, वेरी इजी। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट किन्हीं भी बिंदुओं के बीच, परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच अगर हमको कुल प्रतिरोध की गणना करनी हो। इफ वी फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द गिवन सर्किट, तो कहानी बड़ी आसान है। हमको बस एक काम करना है, नेटवर्क में
टोटल रेजिस्टेंस को भी देखना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस को काउंट किया जाता है। अब ऐसे बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे पास 20 ओम का एक तार है, इसको हम लोग एक वृत्त में मोड़ते हैं। A resistance, a wire of resistance 20 ohm is bent in a circle। एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, यह एक वायर है 20 ओम का, इसको एक सर्कल में हम लोग मोड़ते हैं और हमसे ये कहा गया इस प्रकार का सर्कल है कि A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस को काउंट करो। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, वृत्त वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्कल वाले। तो कोई भी वायर हमको गिवन हो और कहते हैं A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस को काउंट करो, तो बड़ा आसान है हम लोगों के लिए बच्चों उसको करना। जो भी आपको रेजिस्टेंस गिवन हो, जैसे हमको गिवन है R1 इज इक्वल टू 20 ओम, तो जब आप इसको सर्कल में बेंड करोगे तो इसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, मींस R2 is equal to R1 by 2, so 20 by 2, that means each part का रेजिस्टेंस होगा 10 ओम और 10। तो यहां से ऊपर वाले पार्ट को अगर हम लोग कहते हैं ACB, तो ACB का भी रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, और अगर हम इस नीचे वाले पार्ट को करते हैं बेटा ADB, तो ADB का भी रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। अब ये दोनों 10 ओम और 10 ओम इसमें पैरेलल में, तो 10 ओम पैरेलल विद 10 ओम, सो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 by 10, 1 by 10 मींस 2 by 10 मींस 1 by 5, तो R डैश इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया कितने ओम बोलो बेटा 5 ओम। इसका मतलब हुआ पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस है, वो कितने ओम का होगा 5 ओम का। क्वेश्चन का तरीका सबको समझ में आ गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लगा लेना। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसको अपने आप लोग कर लेना, हम लिख देते हैं ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, then the total resistance across 2 points A and B along the diameter of circle will be। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 40 ओम के प्रतिरोध के तार को वृत्त में मोड़ा गया, वृत्त के व्यास के अनुदिश कोई दो बिंदु कंसीडर किए गए A और B, और हम लोगों को A और B के अनुदिश कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस को काउंट करना है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा हिंट हम आपको दिए देते हैं, बाकी आप लोग अच्छे बच्चे हो कर ले जाओगे। 40 ओम का तार, तो R1 इज इक्वल टू 40 ओम, इसको सर्कल में बेंड किया गया और कह रहा है व्यास के अनुदिश A और B के अलोंग टोटल रेजिस्टेंस को निकालो, तो 40 ओम के दो बराबर भाग कर देना, तो हर एक वायर का आधे पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम, और 20 और 20 इसमें हो जाएंगे पैरेलल, और क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, ठीक। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, सर्कल वाले क्वेश्चन कैसे लिखिएगा आंसर को, इस सर्कल वाले क्वेश्चन का सर आंसर इतने ओम होगा, आप लिखोगे हम समझ जाएंगे आपने किस क्वेश्चन की बात करी है। इस सर्कल वाले क्वेश्चन का आंसर सर इतने ओम होगा, आप लिखोगे तो हम इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि आपने किस क्वेश्चन की बात करी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर इसका जो गिवन है कैसे हम लोग काउंट करेंगे, बड़ा आसान है। तो दोनों, एक तो स्क्वायर या रेक्टेंगल की प्रॉब्लम और साथ में ये सर्कल की प्रॉब्लम, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आसानी से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसमें हमसे कहता है कि आप टोटल रेजिस्टेंस को काउंट करो, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क, आप सर्किट के कुल प्रतिरोध को निकालो, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ द गिवन सर्किट। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन का तरीका तो क्लियर हो गया। चलिए अब जैसे हम लोगों को ये कहा गया कि सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क है, उसमें रेजिस्टेंसेस को हम लोगों ने ऐसे अटैच किया। ये भी प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और जानते भी हो C1 C2 वाले लेसन में भी हम लोगों ने इसको किया था। और जहां पर ये रेजिस्टेंस है वहां पर कैपेसिटर थे X और Y, यहां पर ये 2 ओम, यहां पर भी ये 2 ओम और यहां पर भी ये 2 ओम, और तीनों 2 ओम किसमें है, पैरेलल में। तो 2 ओम पैरेलल विद 2 ओम, पैरेलल विद 2 ओम, सो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2 मींस 3/2। तो अगर R डैश की हम लोग बात करें तो R डैश बराबर टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 2/3। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे लगे होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में, और पैरेलल का फार्मूला आपके सामने है 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट मींस 3/2। सो R डैश इज इक्वल टू 2/3 ओम। नोट कर लें फटाक से क्वेश्चन को।